हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में सर सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर पढ़ने वाले। सर बहुत सिंपल है। इससे पहले मैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के तीनों यूनिट डाल चुका हूं। उससे पहले बेसिक पूरा इकोनॉमिक्स कवर कर चुका हूं इससे पहले के टॉपिक्स के। अब अपन इससे आगे कवर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। सर ये चैप्टर बहुत ईजी है। पता नहीं स्टूडेंट को इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत मिथ है कि सर टफ है, नहीं बनता। बहुत मजेदार है यार, बिलीव मी। प्रोडक्शन का चैप्टर बड़ा मजेदार है और मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा, को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। पहली चीज। दूसरी बात, सर आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो सर कर लो, ताकि पूरे इकोनॉमिक्स और बीसीके के लेक्चर्स मिस ना हो। ये चीज इंपॉर्टेंट। तीसरा, सर अगर आपको ये नहीं पता है कि अगर चैनल में आपको ये नहीं पता है कि सर इस चैनल में आपको लॉ के लेक्चर्स, लॉ का मैराथन और लॉ के नोट्स सब चीजें मिल जाएगी सर, तो कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। आओ मेरे साथ बैठो, फाउंडेशन की तैयारी करो और कस के तैयारी करो सर। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत सिंपल इजी चैप्टर है। चलो लेट स्टार्ट। पता नहीं लोग इस चैप्टर से क्यों डरते हैं, बट बिलीव मी आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा कि सर ये चैप्टर क्या है, कैसा है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बात आती है मन में सबसे पहले सर ये प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। वेरी सिंपल सर, प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आराम से ध्यान से सुनना, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज है। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब होता है सिंपल सर, कोई चीज बनाना। दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। कभी भी कोई पूछे प्रोडक्शन क्या होता है तो बोलना प्रोडक्शन वर्ड का मतलब सर सिंपल कोई भी चीज बनाना। कोई भी चीज, रॉ मटेरियल से कोई गुड्स बनाना, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। अब देखो सर, हमें प्रोडक्शन की डेफिनेशन भी दी हुई है। देखो, प्रोडक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग सम मटेरियल। सर कुछ बनाना, आपने रॉ मटेरियल से कोई चीज बनाई, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। वेरी सिंपल। पर पता नहीं स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज है। प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज बनाना, ठीक है, वेरी सिंपल। आगे आओ सर। अब बात आती है सर, क्या इकोनॉमिक सेंस में भी प्रोडक्शन को यही बोला जाता है? सर इकोनॉमिक सेंस में प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? इन इकोनॉमिक्स द वर्ड प्रोडक्शन इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। किस सेंस में यूज होता है? वाइडर सेंस। किस सेंस में? वाइडर सेंस, याद रखना। टू डिनोट द प्रोसेस by which man utilizes resources such as man, material, capital, time, etc., working upon them to transform them into commodities and services and to make them satisfy human want. सर बात तो वही बोल रहा है। मैंने आपको प्रोडक्शन मतलब क्या बोला था? सर कोई भी चीज बनाना। इसने इकोनॉमिक सेंस में प्रोडक्शन क्या बोला? सर इकोनॉमिक सेंस में प्रोडक्शन मतलब सर जहां पर आप मैन, मटेरियल, कैपिटल, टाइम, सब चीजों का यूटिलाइज करते हो और यूटिलाइज करके आप सर रॉ मटेरियल को या तो कोई कॉमोडिटी या कोई सर्विसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके सामने वाले की वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। यही तो होता है सिंपल प्रोडक्शन का मतलब। सर कोई टिपिकल नहीं है सर। पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज है। सिंपल देखो। अच्छा, इसके बाद भी इंस्टीट्यूट क्या बोलती है? अगर इसके बाद भी अगर किसी को सिंपली समझ नहीं आया तो इन अदर वर्ड्स, production is any economic activity which converts input and into output which are capable of satisfying human wants. लो, इतने में भी क्लियर नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट ने बोला भैया सिंपल ऐसे याद रख लेना, जहां पर इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके उस गुड से, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब कुछ बनाना, ठीक है। अब देखो भैया, ये एक बंदा था, इसने अपनी डेफिनेशन भी दे दी। प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, देखो सर, ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स। वही बात है सर, अलग अलग तरीके से बोले। ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सैटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। अलग अलग तरीके से बोलने से बात तो नहीं बदलेगी सर, प्रोडक्शन वर्ड का मतलब वही रहेगा। आया समझ? वेरी सिंपल। अच्छा, अब कुछ बातें ध्यान दो सर। प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना। प्रोडक्शन को अपन ये भी बोल सकते हैं सर कि क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। सर क्योंकि कोई भी रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स बनता है तो उस फिनिश गुड्स से हमारी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है, और अगर कोई चीज ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करे तो उसे क्या बोला जाता है सर? एडिशन ऑफ यूटिलिटी। याद है ना, यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई गुड्स हमें उससे कितनी खुशी मिलती है, तो सर वही तो बोल रहे हैं सर। प्रोडक्शन मतलब जहां पर आप कोई गुड्स को ट्रांसफॉर्म करते हो ताकि सामने वाले को यूटिलिटी प्रोवाइड कर सको, कोई भी कस्टमर की सेटिस्फाई कर सको, नीड, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर सको। आया समझ? सिंपल। अब प्रोडक्शन
प्रोडक्शन में जो यूटिलिटी क्रिएट होती है, अभी अपन ने पढ़ा सर एडिशन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये 3 टाइप से होती है सर। चेंजिंग द फॉर्म मतलब फॉर्म यूटिलिटी, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब जहां पर आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन आता है सर, ट्रांसफॉर्मिंग, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, दैट इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। चेंजिंग द प्लेस, प्लेस यूटिलिटी, सर प्लेस यूटिलिटी क्या होती है सर, जहां पर रॉ मटेरियल को जिस जगह पे उसका कोई यूज नहीं है उस जगह से ले जाके कहीं ऐसी जगह पे प्रोवाइड करते हो जहां पर उस रॉ मटेरियल का यूज हो, या फिर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उस गुड्स को कहीं और प्रोवाइड करते हो जहां उसका यूटिलाइजेशन है, दैट इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि सर कोई भी गुड्स वहां पर अवेलेबल कराना जहां पर वो गुड्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी। अब एक बात बताओ, मेरे को पार्ले जी बिस्किट की जरूरत है और बिस्किट, मैं रहता रायपुर में हूँ, बिस्किट दुर्ग में है, तो अगर दुर्ग से बिस्किट रायपुर मिल जाए मेरे को, तो सर ये हो जाएगा चेंजिंग द प्लेस, प्लेस ऑफ द रिसोर्स। और क्या मेरे को इससे यूटिलिटी हो गई, यस सर, प्लेस यूटिलिटी। अगला देखो सर, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल, कंफ्यूज मत हो, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं पता नहीं क्यों। अगला देखो सर, मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट द टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। सर ये कई बार होता है सीजन के टाइम, सीजन के टाइम सर कई बार हमें कोई फ्रूट्स मिलते हैं, कई फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, तो सर जो फ्रूट्स हमें नहीं मिल रहे हैं वो फ्रूट्स को उस जगह अवेलेबल करा देना, प्लेस यूटिलिटी। समझ आया। फिर मेकिंग यूज ऑफ द पर्सनल स्किल इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, सर क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यस सर, क्या मेरे पढ़ाने से आपको यूटिलिटी हो रही है, यस सर, इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, मैं अपनी पर्सनल स्किल यूज कर रहा हूं अब आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, क्या इससे यूटिलिटी मिल रही है, यस सर। एकदम सिंपल है यार, ट्रांसपोर्ट ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, ये तो सर्विसेज के फॉर्म पे आ जाएगी यूटिलिटी। समझ आया, वेरी सिंपल सर, कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, पता नहीं क्यों कंफ्यूज है। फॉर्म, प्लेस और टाइम, तीन ही टाइप की यूटिलिटी होती है सर, फॉर्म, प्लेस, टाइम। ये होती है रॉ मटेरियल से रिलेटेड और ये सर्विसेज से रिलेटेड, ये सर्विसेज से रिलेटेड। समझ आया, 3 टाइप की यूटिलिटी, चौथी सर्विस से रिलेटेड यूटिलिटी। 4 टाइप की यूटिलिटी हमें याद रखना, किस चीज से रिलेटेड होती है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, क्रिएशन या एडिशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी किस टाइप से ऐड होती है सर, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म, प्लेस या फिर टाइम। और अगर सर्विसेज के केस में चल जाओ तो सर्विसेज के फॉर्म में भी हमें यूटिलिटी मिलती है। समझ आया, वेरी सिंपल। आगे देखो सर, ये सब जो चीजें दी हुई है ये सब चीजें आप रीड कर सकते हो सर, ये सब चीजें आप रीड कर लो, रीड करने के लिए अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा है, बट सर आप समझ सकते हो इसका एज सच इतना कोई रिलेवेंस नहीं है, आप इसको जस्ट रीड कर लो, आप इसको सिर्फ रीड कर लो, नॉलेज के लिए अच्छी चीज है सर, बट एज सच हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक। उसके बाद देखो सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर कोई भी गुड्स बनाने के लिए हमें 4 फैक्टर लगते हैं सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, ये 4 चीजें लगती है सर कोई भी गुड्स बनाने के लिए। देखो सर, ये 4 फैक्टर्स की बात करेगा। सबसे पहला दिया हुआ है लैंड। सर लैंड क्या एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, यस सर, नेचर से मिला है, ना हम बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं लैंड को। सर क्या सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, यस सर, परफेक्टली इनइलास्टिक है सर, लैंड की सप्लाई बढ़ नहीं सकती सर, जितनी चाहे प्राइस बढ़ा लो सप्लाई नहीं बढ़ने वाली सर, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। अगला देखो सर, लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर, यस सर, लैंड सर आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो सर, परमानेंट है और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है, ठीक है। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। सर पैसिव क्यों बोलता है सर, पैसिव वर्ड का मतलब होता है जो चीज कोई भी गुड्स बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे। सर अगर मान लो मैं ये पेन बनाता हूं तो क्या लैंड उठ के ये बोलेगा चलो हटो मैं बना के दिखाता हूं, नहीं सर, लैंड इसीलिए पैसिव फैक्टर है। आया समझ। अगला देखो सर, लैंड इज इमोबाइल। अरे भाई अपनी जमीन को लेके कहां लेके जाएगा, जमीन लेके दौड़ थोड़ी सकता है सर, लैंड इज इमोबाइल। लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। सर क्या हम एक जमीन के बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं, यस सर, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए, घर में रहने के लिए, सर किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगला, लैंड इज हेट्रोजीनियस। सर हेट्रोजीनियस इसलिए बोल रहा है सर क्योंकि हर जगह का लैंड अलग अलग है। सर कश्मीर का लैंड अलग है तो सर चेन्नई का लैंड अलग है, लैंड की फर्टिलिटी अलग है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अलग है, मिनरल्स अलग है। लैंड इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब अलग अलग है, समझ। अगला देखो सर, लेबर। अब लेबर क्या होता है सर, ऐसा कोई भी पर्सन जो मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करता है डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। सर क्या वो लेबर है, यस सर। क्या मैं मेंटल एक्सर्शन कर रहा हूं, यस सर। क्या मैं भी लेबर की कैटेगरी में आ जाऊंगा, यस सर। फिर कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है सर
एक अच्छा पॉइंट भी दिया हुआ है इसमें कि सर क्या ये जो मेड सर्वेंट्स है या सर घर में हाउसवाइफ्स है, सर क्या मेड सर्वेंट को लेबर बोल सकते हैं? यस सर, क्योंकि सर्वेंट घर में आती है, काम करती है, हम उसे पैसे देते हैं। सर क्या हाउसवाइफ्स को भी लेबर बोला जा सकता है? कोशिश भी मत करना बोलने की, कोशिश भी मत करना। आप सोचो आपका मर्डर हो जाएगा सर, हाउसवाइफ्स को आप लेबर बोलोगे तो। सर जितने भी घर में हाउसवाइफ्स काम कर रही है, क्या आप उनको लेबर बोलोगे? नहीं सर। क्या वो एक्सर्शंस कर रही है? यस सर। पर क्या आप उनके एक्सर्शन के लिए उन्हें पेमेंट करते हो? नहीं सर। वो तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है सर, प्रेम प्यार के कारण वो आपको खिला पिला देती है। इसका मतलब ये थोड़ी आप बोलोगे लेबर। नहीं सर, वो लेबर नहीं होते। आ रहा है समझ? तो हमें ये चीज ध्यान रखना है सर, कोई अगर सेक ऑफ प्लेजर लव अगर कुछ कर रहा है तो वो लेबर नहीं है सर, वो लेबर नहीं है, ध्यान रखना सर। ठीक है, तो लेबर मतलब आपसे कोई पूछे तो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन है सर, कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, आगे आओ सर। अब लेबर से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए। सर क्या ह्यूमन एफर्ट्स है? हाँ सर, लेबर मतलब ही ह्यूमन एफर्ट्स की बात होने वाली है। सर क्या लेबर इज पेरिशेबल? यस सर। अब कोई आदमी सोचे सर पेरिशेबल मतलब क्या, जैसे ब्रेड खराब होती है लेबर भी खराब हो जाएगा? अरे नहीं भाई, वैसा सेंस पे नहीं। इस सेंस पे लेबर पेरिशेबल है कि सर एक टाइम पीरियड बाद लेबर की एफिशिएंसी कम होती है। सर कोई पर्सन 20 में जैसा काम कर रहा है वो 40 में वैसा नहीं कर पाएगा, लेबर इज पेरिशेबल। ठीक, अगला है सर लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। सर एक्टिव फैक्टर क्यों बोला जाता है पता है? सर क्योंकि गुड्स बनाने में यही तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए एक्टिव फैक्टर। अगला, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। एक बात बताओ, मेरे पढ़ाने की स्किल है, क्या मेरे पढ़ाने की स्किल आप मेरे से ले जा सकते हो? नहीं सर, नहीं ले जा सकते। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। मेरी जो कला है, मेरा जो आर्ट है, मेरी जो कैपेबिलिटी है, वो आप मुझसे नहीं ले जा सकते। अगला, लेबर पावर डिफर फ्रॉम लेबर टू लेबर। सर क्या हर एक लेबर की अलग अलग पावर होती है? यस सर। कोई पर्सन 8 घंटे काम कर सकता है तो कोई 6 ही कर पाता है, कोई 12 कर पाता है। अगला, सर ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव। क्यों? सर अगर मान लो फैक्ट्री का कोई चौकीदार है तो सर वो चौकीदार कोई गुड्स थोड़ी बना रहा है, तो उस केस में वो चौकीदार सर प्रोडक्टिव लेबर नहीं है। आया समझ? अगला, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। लेबर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता सर। क्यों? सर एक तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते और उनको सर काम करना होता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे नहीं तो सर खाएंगे क्या? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनके पास बार्गेनिंग पावर कम होता है। आप समझो ना सर, बहुत बार्गेनिंग पावर कम होता है। हम जो भी दिवाली के टाइम पे काम करने के लिए लेबर्स को बुलाते हैं, क्या वो जितना रेट बोलता है उससे कम हम बोलते हैं और क्या उन लोग मान भी जाते हैं? यस सर, लेबर इज पुअर बार्गेनिंग पावर, उनकी मजबूरी है। अगला देखो सर, लेबर इज मोबाइल। क्या लेबर को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं? यस सर, फॉर श्योर शिफ्ट कर लो। अगला देखो सर, देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। ध्यान से सुनना सर, आप लेबर की सप्लाई लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकते हो सर। अचानक से मैं एक दिन बोलूं कि भाई अचानक से 100 लेबर ला के दे दे, पॉसिबल नहीं है सर। वो वही बोल रहे हैं, आप सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो बट तुरंत नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम। आया समझ? अगला देखो सर, चॉइसेस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लाइजर। अब ध्यान से सुनना, एक लेबर कितने घंटे काम करेगा और कितने घंटे आराम करेगा, इसको बोलते हैं सर आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लाइजर। लाइजर मतलब जब वो टाइम पास करता है, आवर्स ऑफ लेबर मतलब जितने घंटे वो काम करता है। सर क्या हम उसको पेमेंट लाइजर टाइम का भी करते हैं? यस सर। आप समझो ना सर, एक लेबर संडे को काम करने नहीं आता बट क्या संडे की भी उसे वेजेस दी जाती है? यस सर। सर आवर्स, एक लेबर एक दिन में 8 घंटे काम करना चाहिए पर इसके बीच में वो खाना भी खाता है, तो क्या क्या उसको खाना खाने वाले टाइम का भी हम पैसा देते हैं? यस सर। आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लाइजर। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला देखो सर, कैपिटल। अरे भैया बिना कैपिटल के तो बिजनेस कर ही कैसे सकते हो, इसके बिना तो कहानी ही नहीं चलती है। तो क्या कैपिटल चाहिए बिजनेस में? यस सर, कैपिटल बिना तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर देखो, कैपिटल कैन बी राइटली डिफाइंड एज अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या पैसे चाहिए? यस सर। पैसे रहेंगे तब तो मशीन खरीदोगे, पैसे रहेंगे तब तो लेबर को पेमेंट करोगे, पैसे रहेंगे तभी तो टेक्नोलॉजी लेके आओगे, पैसे रहेंगे तभी तो सब काम कर पाओगे। पैसे तो चाहिए सर, बिना कैपिटल के काम नहीं होगा। तो सर देखो, कैपिटल कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल। सर ये जो फिक्स है, ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक टिकता है। सर इसका बेस्ट एग्जांपल मशीन है। सर्कुलेटिंग कैपिटल, सर करंट एसेट ले लो जो बिजनेस में घूमता रहता है, रॉ मटेरियल ले लो, सर्कुलेटिंग कैपिटल।
रियल कैपिटल सर जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल गुड्स को रियल कैपिटल, क्या टेंजिबल भी इसी नेचर के होते हैं? यस सर, टेंजिबल कैपिटल भी। अगला है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है सर? जब भी किसी पर्सन के अंदर कोई नॉलेज या स्किल्स हो तो उसे ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। सर जैसे मेरे अंदर, अगर मान लो मेरे अंदर नॉलेज है और स्किल्स है, तो क्या मेरे अंदर जो नॉलेज है स्किल्स है उसके कारण मुझे ह्यूमन कैपिटल बोला जाएगा? यस सर। अगला देखो सर, इंडिविजुअल कैपिटल, वो कैपिटल जो ओन बाय इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ठीक है, कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है ना, मेरी कार इंडिविजुअल कैपिटल, मेरा मोबाइल इंडिविजुअल कैपिटल। अगला है सोशल कैपिटल, सर जो सब यूज करते हैं, रोड, ब्रिज, कैनाल, डैम्स, ये सब क्या होता है सर? सोशल कैपिटल। अगला दिया हुआ है सर कैपिटल फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर ये कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? सिंपल है सर, सिंपल है। कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड का मतलब होता है सर जहां पर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट से कुछ रिटर्न मिले। एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहीं पर 100 रुपए इन्वेस्ट किया, कोई कंपनी के शेयर 100 रुपए इन्वेस्ट किए और आज से 10 साल बाद वो 1000 रुपए के हो गए, तो सर 900 रुपए का कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है सर, 900 रुपए का कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। आपने बोला सर क्या इसको प्रॉफिट बोलोगे? नहीं सर, ये बिजनेस थोड़ी था, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट से मेरे जो इंक्रीमेंट होता है उसको आप जब पीएल अकाउंट बनाते हो तो पीएल अकाउंट में क्या लिखते हो? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिखते हो, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थोड़ी लिखते हो सर, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है आपका, ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में सर क्या होता है, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर 1000 रुपए का हो गया तो ये जो 900 रुपए बढ़ा इसको बोला जाता है सर प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट। देखो सर एकदम सिंपल है। सर क्या कोई भी बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है? यस सर। अरे भाई बिना बिजनेस में कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कैसे करोगे? आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए एसेट्स में, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए कैपिटल बिल्डिंग वगैरह बनाने में, हर जगह तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीन्स खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अब बात ये आती है सर क्या कैपिटल फॉर्मेशन के कुछ स्टेजेस होते हैं? यस सर, 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है सेविंग। सर सेविंग क्या होती है? वेरी सिंपल, मैं 100 रुपए कमा के लाया, 80 रुपीज एक्सपेंस कर दिया, 20 रुपीज जो बच गया वो दैट इज नोन एज सेविंग। सिंपल। अगला देखो सर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग वर्ड का मतलब जो मैंने वो 20 रुपीज बचाया उस 20 रुपीज को मैंने प्रॉपर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार किया, दैट इज नोन एज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। जहां पर लोग अपनी सेविंग को कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। देखो सर, it is not enough that people save money. The save money should enter into a circulation and facilitate the process of capital formation. Capital formation word का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो जो पैसा आपने सेव किया है उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करने जाते हो ताकि आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, दैट इज नोन एज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। और सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो लैंड बिल्डिंग में किया हो, चाहे प्लांट मशीन में किया हो, चाहे गोल्ड में किया हो, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। समझ आया? ये 3 वर्ड, वेरी सिंपल, 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान रखना सर। ठीक है, पहला सेविंग था, फिर उसके बाद उसी सेविंग के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड वगैरह। आया समझ? हमने 3 पढ़ लिए सर, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये 3 पढ़ लिए। चौथा कौन था सर? एंटरप्रेन्योर स्किल्स। अब देखो एंटरप्रेन्योर, सर पहले तो ये बता दो एंटरप्रेन्योर कौन होता है। आधे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है सर ऐसा कोई भी पर्सन जो कुछ इनोवेटिव करे, ही इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। ऐसा कोई भी पर्सन जो कुछ इनोवेटिव करे, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। एग्जांपल, अगर मान लो मेरे कपड़े का बिजनेस है और भी लोगों का कपड़े का सेम बिजनेस है, तो क्या हम एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे? नहीं सर। पर अगर मान लो मेरा कुछ अलग बिजनेस है, बुटीक का बिजनेस है जो बाकी लोगों का नहीं है, मेरा अलग है, तो उस केस में आप मुझे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। सर एक आध एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है सर, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सब एंटरप्रेन्योर है सर, ये सब एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने कुछ इनोवेटिव किया, कुछ नया किया। समझ आया? देखो सर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर बोल रहा है सर, क्या क्या फंक्शन है देखो। सबसे पहला दिया हुआ है इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। सर कोई भी एंटरप्रेन्योर है सबसे पहले इनिशिएट स्टार्ट करेगा कि हमें बिजनेस कैसे करना है, और उसके बेसिस में वो रिसोर्सेज का जुगाड़ करेगा। रिसोर्सेज मतलब सर मैन, मटेरियल, लेबर या फिर पैसा, ये सब चीजों का रिसोर्सेज का जुगाड़ करेगा। ठीक है, उसके बाद
कोई भी एंटरप्रेन्योर का मेन क्या होता है सर? रिस्क, क्योंकि ये कुछ नया कर रहा है, और जब कुछ नया कर रहा है तो क्या उसमें रिस्क होगा? यस सर। क्या उसमें अनसर्टेनिटी भी होगी? यस सर। अनसर्टेनिटी इसलिए सर क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, कुछ नया कर रहा है। अब अगर ये नया कर रहा है तो बात ये है कि ये सक्सेसफुल हो भी सकता है और ये सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता। ये तो डिपेंड करेगा, फ्यूचर बताएगा सर सक्सेसफुल होगा कि नहीं। पेटीएम अच्छा एग्जाम्पल है, ओला अच्छा एग्जाम्पल है, ओयो अच्छा एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है सर। उसके बाद अगला इनोवेशन। सर क्या इनका मेन काम कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना होता है? यस सर। यही इसी के लिए तो इनको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है सर। अगर इन लोग वही काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया घिसी पिटी कर रही है तो फिर इन लोग एंटरप्रेन्योर नहीं है सर। इन लोग कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे सर। आया समझ? अगला देखो सर, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव मतलब सर एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रख के चलता है, और कॉन्स्टेंट मतलब सर उसे बिजनेस रखने के टाइम या ऑब्जेक्टिव सेट करने के टाइम क्या क्या कॉन्स्टेंट्स, क्या क्या दिक्कतें आती है जिसे उसे फेस करना पड़ता है, जिसके कारण वो अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाता है। पहले अपन देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है सर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक वर्ड में सर दो ही चीजें याद रखना, एक होता है सर्वाइवल, एक होता है ग्रोथ। ठीक है, ऑर्गेनिक में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक तो सर्वाइवल और एक ग्रोथ। कोई भी एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि सर अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो अपने बिजनेस को सर्वाइव कर ले, और सर एक बार हम कोविड से निकल गए उसके बाद अपने बिजनेस को वो क्या कर ले, ग्रो कर ले। तो ऑर्गेनिक में दो वर्ड याद रखना सर, सर्वाइवल और ग्रोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सर इकोनॉमिक जब भी को बोला जाए तो हमेशा याद रखना एक ही चीज, वो है प्रॉफिट। क्या कोई भी एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट कमाए? यस सर। अरे यार मैं बिजनेस कर ही क्यों रहा हूं, मैं एंटरप्रेन्योर बन ही क्यों रहा हूं कि चलो शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो मैं प्रॉफिट कमाऊं। आया समझ? अच्छा, अब प्रॉफिट में कई लोग बोलते हैं सर दो टर्म मिलते हैं, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। सर अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है सर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आती है सर? सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है। सर ये क्या है, ये हम कहीं आगे पढ़ने वाले हैं? यस सर, ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, पर यहां टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट आती है। सर एक बार ये समझाओगे? मैं समझाता हूं सर। टोटल रेवेन्यू वर्ड का मतलब होता है जितना भी हमने रेवेन्यू कमाया माइनस टोटल कॉस्ट। जब टोटल कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसका पेमेंट मैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर रहा हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्ड का मतलब ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसका पेमेंट मैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर रहा हूं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, फिर हम जब इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अभी हमने समझा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ध्यान से सुनना, वेरी सिंपल। मान लो जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं उस रूम का रेंट 10,000 है। अब अगर ये रूम मैं खरीद लेता हूं तो क्या मैं ये 10,000 बचा लेता हूं? यस सर। पर अगर ये रूम मैं नहीं खरीदता तो क्या मुझे इसे किराए में लेके 10,000 पे करना पड़ता? यस सर। क्या मैंने ये 10,000 बचा लिया इस रूम को खरीदने से? यस सर। जो ये 10,000 बच गया दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। आप बोलोगे सर क्या इसे नोशनल कॉस्ट भी बोला जा सकता है? यस सर, ये नोशनल कॉस्ट है, लगी नहीं है, लगी नहीं है क्योंकि मेरी खुद की जगह है। पर अगर ये खुद की जगह नहीं होती तो क्या ये कॉस्ट लग जाती? यस सर, दैट इज वाई इट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में क्या लेंगे? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। आया ये समझ? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसमें कई सारी चीजें और भी दी है, वो आगे चैप्टर में कवर होगी सर, ध्यान देना। उसके बाद अगला दिया हुआ सर सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब ही एकदम ध्यान रखना सर, कभी भी ये सोसाइटी या पीपल से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होगा सर? आप सही क्वालिटी के गुड्स दो सर, अवॉइड प्रॉफिटिंग, एंटी सोशल प्रैक्टिस, गलत काम ना करो, ज्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं चलो सर, क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो लोगों को सोसाइटी में, ये सब चीजें सर। पॉल्यूट ना करो एनवायरमेंट को, सोसाइटी से रिलेटेड। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सर ये किस चीज से रिलेटेड रहेगा? सर ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के साथ फेयर डील करो, उन्हें न्यू स्किल्स या एबिलिटीज प्रोवाइड करो, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करो सर, उनके लिए जॉब इंटरेस्टिंग बनाओ। ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय से रिलेटेड, ध्यान रखना। नेशनल ऑब्जेक्टिव सर, नेशनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड रहेगा? नेशन से रिलेटेड रहेगा। सर आप इंडिया के लिए क्या कर रहे हो? इंडिया में सर लोगों के लिए पहले तो अपॉर्चुनिटीज करो, क्रिएट करो एम्प्लॉयमेंट की,
इनइक्वालिटीज कम करो, नेशनल प्रायोरिटी का जो काम है, इंडिया में अभी वैक्सीन सबसे नेशनल प्रायोरिटी है, वो काम करने की सोचो। सर हेल्प कंट्री को हेल्प करो सर, सेल्फ रिलायंट हमारी इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट ना हो, ये चीज की कोशिश करो। फिर यंग लोगों को ट्रेन करो ताकि वो स्किल्स गेन करें और हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करें। एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है। अब क्या दिक्कत आती है सर, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है ना, इनको परस्यू करने में कई सारे कॉन्स्टेंट्स है, कई सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत है सर लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहते हो या कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेस करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है सर, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट बातें पता नहीं है, तो बट ऑब्वियसली बात है सर, आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको मार्केट में नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड। अगला, देयर में बी अदर कॉन्स्टेंट सच एज रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द स्टेट ऑन द प्रोडक्शन, प्राइस एंड मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स। बहुत सिंपल सी बात है सर, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट भी लगाती है, जैसे कि सैनिटाइजर का प्राइस आप हद से ज्यादा रखने लग गए थे, लोग ब्लैक में होने चालू हो गया था सर सैनिटाइजर, तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया। गवर्नमेंट ने बोला भैया 50 ml का जो सैनिटाइजर है, कोई भी कंपनी 37 या 27 रुपीज से ज्यादा में नहीं बेच सकती। इस टाइप के भी रेस्ट्रिक्शंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। अब आप अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव हो गया तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अगला देखो सर, देयर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी। सर क्या इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है? हाँ है सर। क्या इसके कारण भी कई ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में दिक्कत आती है? यस सर। अब मान लो मैं कोई ऐसे स्टेट में रहता हूं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स आती नहीं है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स नहीं आती तो मैं प्रोडक्शन 24 आवर्स कैसे करूंगा? और अगर 24 आवर्स प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मेरे गुड्स ज्यादा बनेंगे नहीं, आउटपुट बढ़ेगा नहीं, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, ये भी दिक्कत। अगला देखो सर, चेंज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन विच मे बिकम कॉन्टिजियस ड्यू टू हाईली कनेक्टेड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स प्लेस कॉन्स्टेंट बाय कॉजिंग डिमांड फ्लक्चुएशन एंड इंस्टेबिलिटी इन द फर्म प्राइस एंड द रेवेन्यूज। बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं सर, क्या अभी हमारी कोविड के बाद इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई है? यस सर। क्या ये इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने के कारण भी बिजनेस में बहुत इफेक्ट आया है? यस सर। आज दिन पे दिन देखो ऑनलाइन बिजनेस बहुत बढ़ गए, तो जो ऑफलाइन वाले थे क्या उन्हें फर्क पड़ा? यस सर, इससे भी फर्क पड़ता है। अब ये ऑफलाइन देखो, अमेजोन वाला ग्रेट इंडियन सेल निकालता है। अब ग्रेट इंडियन सेल के कारण बहुत सारे लोग वहां से चीजें खरीद लेते हैं। वहां से चीजें खरीदने के कारण जो ऑफलाइन में बेच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या उन्हें फर्क पड़ता है? यस सर, उन्हें फर्क पड़ता है। अगला देखो सर, अगला क्या दिया हुआ है, इवेंट सच एज इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट। सर क्या इससे भी फर्क पड़ता है हमें बिजनेस में? यस सर। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो सर आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। सर अगर इंटरेस्ट रेट लोन में बहुत ज्यादा है तो लोग लोन नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, सर डॉलर का रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो सर लोग आईफोन नहीं लेंगे। क्या इससे भी हमारे बिजनेस के कॉन्स्टेंट्स होते हैं? यस सर, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव इससे भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। अगला देखो सर, एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स। अब एक एंटरप्रेन्योर को क्या पे आप सर, एंटरप्रेन्योर को एक एंटरप्राइज चलाते टाइम, अपना बिजनेस चलाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव। अब जब आप अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेट करने जाते हो ना सर, तो दिक्कत ये होती है, आपको सिर्फ इकोनॉमिक नहीं सोचना है सर, सोशल भी सोचना है, ह्यूमन भी सोचना है, पर्सनल भी सोचना है, हर एक ऑब्जेक्टिव को सोच के चलना है। आप सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव से नहीं चल सकते, पहली दिक्कत। दूसरा, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट। सर आप कहाँ बिजनेस कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन बहुत मैटर करता है सर। अगर सही लोकेशन पे बिजनेस ना हो ना सर, तो आप कितना भी अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहो वो चलेगा ही नहीं। साइज ऑफ द प्लांट, कितना बड़ा प्लांट है, जितना बड़ा प्लांट उसको उतना अच्छे से मैनेज करना पड़ता है सर। जितने छोटे प्लांट, वहां पर सर लॉसेस वगैरह या गलती होने के स्कोप सर कम होते हैं। बड़े प्लांट में अगर गलती हुई तो बहुत लॉसेस हो जाएंगे सर। उसके बाद है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। अब देखो सर, आप अपने प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जो चाहते हो, क्या सोलार से चाहते हो, विंडमिल से चाहते हो, या गवर्नमेंट से चाहते हो? क्या इन सब चीजों से रिलेटेड भी डिफिकल्टीज आती है? ये सब फिजिकल फैसिलिटीज बहुत मैटर करती है। क्या ट्रांसपोर्ट प्रॉपर है कि नहीं, रोड है कि नहीं, रेलवे है कि नहीं, ये सब फिजिकल फैसिलिटीज है, एक एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है अपने बिजनेस करते टाइम। अगला देखो सर, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। अरे भाई, पैसा तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है और पैसे में ही तो सबसे ज्यादा झोल है सर। अब देखो, एक कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करने जा रहा है, एंटरप्रेन्योर, तो उसको ये सोचना पड़ता है ना सर कि उसके पास पैसे कितने, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, क्या वो खत्म हो जाएंगे, कहां से वो पैसे जुगाड़ेगा, कितने टाइम में उसे वापस करना है, कितना उनको रिटर्न देने की जरूरत है, कितना हमें पैसे कमाने की जरूरत है। फाइनेंस बहुत बड़ी चीज है सर, ये तो छोटी हो ही नहीं सकती। अगला, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है?
सर क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर हर एक चीज सिस्टमैटिक है, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, क्या ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर है? अगर ये नहीं है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सर लॉन्ग टर्म में डूब जाएगा। याद है ना अपन बचपन में पढ़ते थे डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शन के बेसिस में प्रॉपर लोगों को काम बांटा है कि नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है कि नहीं। ये अगला देखो सर, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। ओ भाई आज तो प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग अच्छी हो ना सर तो कचरा भी प्रोडक्ट बिक जाता है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत जरूरी सर, इसके अंदर 4 P's आते हैं, याद है बचपन में पढ़ते थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो सर, बिकता नहीं है, बिकता नहीं है सर। अगला देखो सर, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। सर क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आती है बिजनेस में? यस सर। आप काम कर रहे हो तो आपको जीएसटी में भी रजिस्टर कराना पड़ता है, आप काम कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि इनकम टैक्स में भी आप रजिस्टर कर लो, पैन कार्ड वगैरह बनवा लो। तो कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है सर, वो लीगल फॉर्मेलिटीज को भी आपको बिजनेस में ध्यान रखना पड़ता है। अगला, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सर आप जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, आप जिस इंडस्ट्री में बैठे हो, आपका बाकी लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना सर। कल के दिन अगर कुछ होता है तो क्या बाकी लोग आपको हेल्प करने आ रहे हैं कि नहीं? अगर बाकी लोगों से आपके टर्म्स अच्छे नहीं है तो आपको बिजनेस करने में दिक्कत होगी। देखो सर, आप बिजनेस की जंग अकेले नहीं लड़ सकते, आपको आगे सप्लायर से भी अच्छे से बना के चलना पड़ेगा, कस्टमर से भी अच्छे से बना के चलना पड़ेगा, और साइड बाय साइड आपके साथ साथ जो काम कर रहे हैं उनसे भी अच्छे से बना के चलना पड़ेगा। तो आप अकेले फाइट करके तो चल ही नहीं सकते। तो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हैं, इससे भी मैटर करता है कि आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाओगे कि नहीं। आया समझ? बैठा दिमाग में? बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ये तो हम 4 फैक्टर के बारे में पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे सर? प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज वेरी वेरी इजी। समझ आया? चलो चालू करेंगे सर प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो गाइस अपना अगला टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये टॉपिक ना बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, और इसमें जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा इजी है, पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है। ध्यान से सुनना, मैं आपको आराम से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बट आपका फोकस मेरे तरफ होना चाहिए। आप अभी पूरा ध्यान मेरे तरफ दो। आप अगर पूरा मेरे को सुनोगे तो आप बुक से हर चीज कनेक्ट कर पाओगे। मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा बाद में, पर पहले आप मेरी तरफ ध्यान दो, पूरा ध्यान मेरी तरफ। सर कोई बोले प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल बोलना सर, प्रोडक्शन फंक्शन वर्ड का मतलब होता है सर जहां पर अपन इनपुट और आउटपुट दोनों का रिलेशन पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। सिंपल भाषा में सर, जहां पर हम इनपुट और आउटपुट का रिलेशन पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। जितना हम इनपुट डाल रहे हैं उससे हमें कितना रिस्पेक्टिव आउटपुट मिलता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। कोई भी पूछे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है तो बोलना सर जितना हम इनपुट डाल रहे हैं और जितना उससे हमें आउटपुट मिलता है उसको बोला जाता है सर प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, ये आया समझ? वेरी सिंपल, ठीक। ये जो एजम्पशन वगैरह दिए हुए सब चीजें बताऊंगा, सब समझाऊंगा, अभी ध्यान से सुनो सर। देखो सर, इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम amount of output that can be produced and the input required to make the output। यही तो मैंने बोला सर, जितना हम इनपुट डालते हैं उससे हमें जितना रिस्पेक्टिव आउटपुट मिलता है उसको क्या बोला जाएगा? प्रोडक्शन फंक्शन। It is defined for a given state of technology, that is the maximum amount of output that can be produced with given quantities of input under given state of technical knowledge। सिंपल सी बात है, वो वही चीज को अलग अलग तरीके से बार बार बोल रहा है सर। जितना हम इनपुट डाल रहे हैं उससे हमें कितना आउटपुट मिलता है, वो होता है प्रोडक्शन फंक्शन। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब याद रखना सर, हम कोई भी गुड्स को बनाने के लिए 4 फैक्टर पढ़े सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब अपन जो प्रोडक्शन फंक्शन और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं उसमें 2 फैक्टर पढ़ेंगे सर। ध्यान से सुनना, अब यहां से एक एक चीज मेरी तरफ ध्यान दो सर। अपन 2 फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है लेबर जिसको अपन एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक होता है कैपिटल, ठीक है। एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल। कैपिटल को अपन के से प्रेजेंट करेंगे। अपन पढ़ के आए थे ना 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो सर हम अभी 2 फैक्टर से मतलब है हमें, एक है लेबर और एक है कैपिटल। कैपिटल को अपन किससे प्रेजेंट करेंगे? के से। अपन जो कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइम पीरियड में पढ़ेंगे सर। एक होता है शॉर्ट रन, ठीक है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। सर शॉर्ट रन मतलब छोटे समय के लिए बिजनेस कर रहा है कोई आदमी, 1 साल के लिए बिजनेस कर रहा है, शॉर्ट रन। लॉन्ग रन मतलब कोई सर लंबे समय के लिए बिजनेस कर रहा है। एग्जाम्पल सर, शॉर्ट रन में मान लो आप अम्ब्रेला का बिजनेस, जैकेट का बिजनेस, अभी ठंड का टाइम आ रहा है तो जैकेट का बिजनेस। सर शॉर्ट रन मतलब क्या? छोटे समय के लिए बिजनेस। ध्यान से सुनना, अभी पूरा ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए।
सर शॉर्ट रन में जब हम पढ़ते हैं तो सर ये दो फैक्टर जो है लेबर और कैपिटल, लेबर को अपन वेरिएबल बोलते हैं। सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वर्ड का मतलब जो आउटपुट के साथ चेंज हो जाए, जो वेरी करे, जो चेंज हो, उसे वेरिएबल बोला जाता है। सर कैपिटल को अपन फिक्स्ड बोलते हैं। फिक्स क्यों बोलते हैं? सर जो चीज चेंज ना हो आउटपुट के साथ उसे फिक्स्ड बोला जाता है। तो सर कैपिटल हमारी फिक्स्ड रहेगी, मतलब हम कैपिटल चेंज नहीं करेंगे। जो चेंज करना है किसको चेंज करेंगे? लेबर को। किसमें? शॉर्ट रन में। सर फिक्स्ड कॉस्ट का या फिक्स का आप एक आध एग्जांपल दे सकते हो? सर फिक्स कॉस्ट का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रेंट 1000 रुपए है, तो चाहे मैं किसी को पढ़ाऊं चाहे मैं किसी को नहीं पढ़ाऊं, क्या 1000 रुपए लगेगा? यस सर, वो फिक्स्ड है। आया समझ? तो शॉर्ट रन में लेबर क्या रहेगा? वेरिएबल। कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स्ड। लॉन्ग रन में सर लेबर वेरिएबल रहेगा और कैपिटल वो भी फिक्स वेरिएबल रहेगा। सर दोनों वेरिएबल क्यों हो जाएंगे? ध्यान से सुनना सर। जैकेट का बिजनेस है, शॉर्ट रन का बिजनेस है। अभी शॉर्ट रन का बिजनेस है, मान लो मैंने एक मशीन खरीद के लाई, उस मशीन से मैं जैकेट बनाता हूं। अब मेरे को पता है सर जैकेट का बिजनेस 3 से 4 महीने चलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा सर? उस केस में मान लो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती भी है, बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। मान लो मेरी मशीन की कैपेसिटी 10,000 जैकेट बनाने की है, अब मान लो मार्केट में मेरे जैकेट की डिमांड 20,000 हो गई, तो उस केस में क्या है? मैं नई मशीन लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि शॉर्ट रन है सर। मेरे को पता है 3 से 4 महीना चलने वाला है, उसके बाद क्या होगा? बिजनेस रुक जाएगा सर, क्योंकि सीजन खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली सर इस केस में मैं नई मशीन नहीं लाता, उसी मशीन में डबल शिफ्ट में काम कर लेता हूं। तो मैं जितना चाहूं लेबर बढ़ाता हूं, कैपिटल को चेंज नहीं करता। पर जब लॉन्ग रन की बात आती है, जैसे जीन्स का बिजनेस है, शर्ट का बिजनेस है, मुझे पता है सर ये साल भर चलने वाले हैं, तो ये बिजनेस के केस में अगर मान लो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ भी जाती है, तो मैं लेबर भी चेंज करता हूं और कैपिटल भी चेंज करता हूं। आया समझ? वेरी वेरी सिंपल। लेबर कैपिटल क्लियर हुआ? वेरी सिंपल। अब अपन क्या पढ़ने वाले? ध्यान से सुनना सर, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना। लोग पता नहीं इसमें कंफ्यूज है, लोगों को समझ नहीं आता है। बहुत इजी है सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, एकदम मस्त समझ आएगा सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बहुत ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल। सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो हम ये पढ़ रहे हैं सर, ये पढ़ रहे हैं हम शॉर्ट रन के लिए। सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो कि ये शॉर्ट रन का है? शॉर्ट रन का मैं इसलिए बता रहा हूं सर, क्योंकि शॉर्ट रन जब मैं बोलता हूं तो लेबर क्या होगा? वेरिएबल, और कैपिटल क्या होगा? फिक्स्ड। ये समझ आया? अब ध्यान से सुनना सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या बोलता है? ध्यान दो, मैं पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, फिर डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको इसको। ये ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान से सुनना सर, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज है, या पता नहीं क्यों टीचर्स उन्हें कंफ्यूज करके रखे। बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, उस एग्जाम्पल से आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं हर एक वर्ड समझाऊंगा, क्या होता है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, सब बताऊंगा। ध्यान दो अभी सर, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चल। तो सर हम क्या पढ़ना चालू कर रहे हैं? सर हम पढ़ना चालू कर रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के लिए ध्यान से सुनना सर। अच्छा, इसमें और भी चीज है सर, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को बोला जाता है सर इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकेंड स्टेज को बोला जाता है सर डिमिनिशिंग रिटर्न, और थर्ड स्टेज को बोला जाता है नेगेटिव स्टेज, नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले पहला वर्ड एक सीखते सर। सबसे पहला वर्ड है सर टोटल प्रोडक्ट। सर टोटल प्रोडक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? जब भी आप कभी टोटल वर्ड सुनो ना, टोटल वर्ड का मतलब होता है सम। टोटल वर्ड का मतलब सम ऑफ, तो टोटल प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगला है मार्जिनल प्रोडक्ट। सर मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एवरी एडिशनल यूनिट। मैंने आपको ये पहले भी सिखाया है जब यूटिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। मार्जिनल वर्ड का मतलब एवरी एडिशनल यूनिट।
ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एवरी एडिशनल यूनिट के बदले प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट की बात हो तो उसे बोला जाएगा मार्जिनल। मार्जिनल मतलब हर एक प्रोडक्ट की बात। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है सर? टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी। वेरी सिंपल, कभी भी किसी चीज का एवरेज निकालना हो तो टोटल अपॉन क्वांटिटी। ये समझ आया? ये टर्मिनोलॉजी समझ आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको ये लॉ समझाऊंगा सर। बहुत सिंपल, पूरे एजम्पशन वगैरह हर एक चीज क्लियर करूंगा, बट आपका पूरा ध्यान मेरे तरफ सर। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल है, बट ये एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे सर। बहुत ध्यान से सुनना। पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ सर मैं, पुराने जमाने में ना फिएट और एम्बेसडर करके कार आती थी। बहुत पुराने जमाने में फिएट और एम्बेसडर करके कार आती थी। वो बड़ी मतलब एकदम मसल कार टाइप की होती थी, बट उनका एवरेज नहीं होता था, 8 10 12 का एवरेज होता था, ज्यादा एवरेज नहीं देती थी वो पेट्रोल में। तो सर उस टाइम फिएट और एम्बेसडर गाड़ियां आती थी। अब उस टाइम वही 2 गाड़ियां चलती थी। बाद में क्या हुआ, ध्यान से सुनना सर, इस एग्जाम्पल पे पूरा लॉ है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, मारुति वाले ने मारुति 800 निकाली। ध्यान से सुनना, बाद में मारुति वाले ने मारुति 800 निकाली। जब मारुति 800 निकाली तो उस गाड़ी का एवरेज था 20 का। अब लोग क्या है, फिएट और एम्बेसडर से बोर हो चुके थे, तो सर लोगों ने देखा अरे वाह, मार्केट में एक नई गाड़ी आई है मारुति करके, मारुति 800, जिसका एवरेज कितने का है, एवरेज कितने का है, 20 का। तो अब कंपनी ना जो नई मशीन लेके आई मारुति कार बनाने के लिए, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 40,000 यूनिट बनाने की। कितनी कैपेसिटी थी, 40,000 यूनिट बनाने की। सर ये मारुति का एग्जांपल मैं आपको इस शॉर्ट रन में समझा रहा हूं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बट बेसिकली सर मारुति लॉन्ग रन की कहानी है, बट फिर भी मैं शॉर्ट रन में इसलिए समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा सर, ठीक। तो 40,000 यूनिट की कहानी थी, मशीन लेके आए हम, कैपिटल मशीन लेके आए सर, 40,000 यूनिट बना सकती थी वो मशीन। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में क्या हुआ, मारुति कार जब नई नई आई तो मार्केट में लोगों को लगा अरे वाह यार, 20 के एवरेज की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, चलो इसी को लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ध्यान से सुनना सर, स्टार्टिंग में जो होता है हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। सर स्टार्टिंग में हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। सर इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ा, इंक्रीजिंग रेट से, पहले स्टेज की बात करो, पहले स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। क्यों बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से? सर 2 रीजन थे, 3 रीजन थे, ध्यान से सुनना। पहला रीजन सर, स्टार्टिंग में हमारी मशीन नई थी, मशीन नहीं थी, मशीन की कैपेसिटी कितनी थी, 40,000 यूनिट बनाने की। तो स्टार्टिंग में जब डिमांड स्टार्टिंग में बढ़ी ना सर, तो स्टार्टिंग में डिमांड बढ़ी बहुत स्पीड से, तो हमने क्या हुआ, प्रोडक्शन भी बड़ी स्पीड से बढ़ाया। पहले 100 यूनिट बनाए, फिर 200 बनाए, फिर 500 बनाए, फिर 1000 बनाए, फिर 2000 बनाए, फिर 5000 बनाए। तो सर हमने प्रोडक्शन भी बड़ी स्पीड से बढ़ाया। क्यों सर? स्टार्टिंग में मशीन नहीं थी, तो सर हमने प्रोडक्शन भी बहुत स्पीड से बढ़ाया क्योंकि उसकी कैपेसिटी तक हम पहुंचे नहीं थे। 40,000 यूनिट बना सकती थी मशीन, हम स्टार्टिंग में उस कैपेसिटी तक पहुंचे ही नहीं थे, तो हमने सर बहुत स्पीड से प्रोडक्शन बढ़ाया। ध्यान से सुनना, मशीन नई थी। दूसरा सर लेबर, हमने क्या किया, लेबर को डिवाइड कर दिया। किस बेसिस में डिवाइड किया? डिविजन ऑफ लेबर किया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। जो लेबर को जो काम बेस्ट आता है, जैसे इंजीनियर को मशीन से रिलेटेड काम आता है तो हमने बोला भाई इंजीनियर तू मशीन से रिलेटेड काम दे। सीए को अकाउंट्स का काम आता है तो हमने सीए को बोला तू अकाउंट्स का काम दे। जो पर्सन को जो काम आता है उस बेसिस में हमने काम बांट दिया। तो हुआ ये कि लेबर जो काम उसको आता है वो वही काम करने लगा और उसी काम को बार बार किया। तो हमने जब लेबर को डिवाइड किया तो उनकी इफिशियंसी बढ़ गई। सर क्यों? क्योंकि वो एक ही काम को बार बार कर रहे थे। तो हुआ ये कि सर हमारी मशीन नहीं थी और लेबर भी इफिशिएंटली काम कर रहे थे, उसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन है वो शुरुआत में किस रेट से बढ़ा? इंक्रीजिंग रेट से। किस रेट से बढ़ा हमारा प्रोडक्शन? शुरुआत में इंक्रीजिंग रेट से। हमारा प्रोडक्शन किस रेट से बढ़ा? इंक्रीजिंग रेट से। क्यों सर? मशीन नहीं थी, लेबर भी इफिशिएंटली काम कर रहे थे, दोनों के बेटर कोऑर्डिनेशन के कारण सर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। अब हुआ क्या, मारुति कार तो यार 20 के एवरेज में थी तो लोगों को बड़ी पसंद आई, तो बड़ी सक्सेसफुल हो गई ये गाड़ी। अब गाड़ी सक्सेसफुल हुई तो सर हमारे जो मारुति कार की डिमांड है ना, ध्यान देना सर, मारुति कार की डिमांड हो गई 40,000 यूनिट। अब जब ये 40,000 यूनिट हो गई तो सर हमारी मशीन की कैपेसिटी भी 40,000 है, हम 40,000 तक बना लिए। अब जब हम 40,000 तक बना लिए तो हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म हुआ, और जहां हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म हुआ उसको बोला गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोला गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया और जितनी हमारी प्लांट की कैपेसिटी थी उतना हम बना लिए, उतना हम बना लिए। अब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना, अब हमारे कार की जो डिमांड है ना, ध्यान से सुनो सर, बहुत ध्यान से सुनना, आपको आराम से समझ आएगा। अब हमारे कार की डिमांड हो गई सर 60,000 यूनिट की। अब मेरे सामने एक दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आई, या तो मैं नई मशीन ले आऊं जो 60,000 यूनिट बना ले,
या तो फिर मैं क्या करूं, उसी मशीन में लेबर से काम करवा लूं, या तो नए लेबर लाके या पुराने लेबर से डबल शिफ्ट में। सर नई मशीन तो ला ही नहीं सकता क्योंकि शॉर्ट रन है सर, कैपिटल चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड है। तो मैं क्या करूंगा सर, अब लेबर ही का लेबर से ही मेरे को करना पड़ेगा। तो लेबर या तो मैं नए लेबर लेके आ जाऊं या तो पुराने लेबर से डबल शिफ्ट में काम करा दूं। अब नए लेबर से काम कराऊंगा तो भी दिक्कत, पुराने से काम कराऊंगा तो भी दिक्कत। आप बोलोगे सर दिक्कत क्या है? अगर देखो पुराने लेबर से काम कराऊंगा तो वो पहले ही 8 घंटे काम कर चुके हैं, अब उनसे डबल शिफ्ट में काम कराऊंगा तो पहले शिफ्ट में जितनी उनकी इफिशियंसी थी वो दूसरे शिफ्ट में उतनी उनकी इफिशियंसी नहीं रहेगी। बट ऑब्वियसली बात है सर, आदमी थकता है ना, 8 घंटे पहले ही काम कर चुका है तो उसके बाद वो और 8 घंटे काम करवाने जाओगे तो उसकी इफिशियंसी वैसी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल ले लेते सर, अगर मान लो उसको पहले एक कार बनाने में 3 घंटे लगते थे तो वही है एक कार उसे बनाने में कितने लग जाएंगे, 5 घंटे, टाइम बढ़ जाएगा सर, इफिशियंसी कम हो चुकी है। तो पुराने, आप बोलोगे सर चलो एक काम करो नए लेबर ले आओ। अरे भैया जब मैं नए लेबर लेके आऊंगा तो इस बार जो पुराने लेबर थे जो 40,000 यूनिट बना चुके थे, अब वो लोग वही वही काम कर करके बहुत अच्छे से सीख गए थे, तो वो लोग वही काम बार बार कर करके एफिशिएंट हो गए थे, तो उन लोग 3 घंटे में कार तैयार कर देते थे। पर जब नए लेबर लेके आऊंगा तो वो बेचारे पहली बार काम करेंगे और वो मशीन पुरानी हो चुकी है, अब उसमें वेयर एंड टियर आने भी लग गए, तो सर जो नए लेबर आएंगे उन्हें 5 घंटा लग जाएगा। तो इस केस में चाहे नए लेबर लेके आऊं चाहे पुराने लेबर से डबल शिफ्ट में काम कराऊं, सर मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही, बट किस रेट से? मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही बट किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। सर डिमिनिशिंग क्यों बोल रहे हो? डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब होता है बढ़ना, बट उस रेट से नहीं बढ़ना जिस रेट से पहले बढ़ रहा था। सर क्या आपने इसको पहले भी कहीं समझाया है? यस सर, मैंने यूटिलिटी में भी ये वर्ड समझाया है। फिर वापस बताता हूं, डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब बढ़ना, बट उस रेट से नहीं बढ़ना जिस रेट से पहले बढ़ रहा था। एग्जाम्पल, मान लो आपकी पॉकेट मनी 0 से 100 हो गई तो कितनी परसेंट बढ़ी? 100%। अब पॉकेट मनी 100 से 150 हो गई तो कितनी परसेंट बढ़ी? सर 50%। बढ़ी तो है, ये देखो ना सर, 0 से 150 तक पहुंच गई, बढ़ी तो है। 100 हुई, 100 से 150 हो गई, बढ़ी तो है, बट उस रेट से नहीं बढ़ी जिस रेट से पहले बढ़ी थी। पहले किस रेट से बढ़ी थी? 100% से। अब किस रेट से बढ़ रही? 50% से। आया समझ? उसका मतलब होता है डिमिनिशिंग। तो सर सेकेंड स्टेज में हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही डिमिनिशिंग रेट से। सर आप बोलोगे डिमिनिशिंग रेट से क्यों बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट से क्यों बढ़ेगा? सर सिंपल सा लॉजिक है सर, इस बार ना या तो नए लेबर इतने एफिशिएंट नहीं है, दूसरा या तो पुराने लेबर से हम काम करा रहे हैं तो भी वो इतने एफिशिएंट नहीं रहेंगे, तो सर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा बट धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। समझ आया? समझ आया? मशीन भी सर पुरानी हो चुकी है, उसमें भी वेयर एंड टियर आएंगे। अब ध्यान से सुनना, अब मान लो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड हो गई 80,000 यूनिट की, तो सर सेकेंड शिफ्ट में काम करके अपन 40,000 करके 80,000 बना लेंगे। अब ये अपन 80,000 बनाए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया? मैक्सिमम। हमारा सेकेंड स्टेज खत्म हो गया सर, सेकेंड स्टेज खत्म। अब क्या हुआ, मेरी कार की डिमांड, सर मारुति बहुत सक्सेसफुल थी, अब मेरी कार की डिमांड हो गई 1 लाख यूनिट। अब मेरे सामने बड़ा दिक्कत, अब बहुत बड़ी दिक्कत। समझो दिक्कत क्या है सर, कैपिटल चेंज कर नहीं सकता, मशीन चेंज कर नहीं सकता, शॉर्ट रन पड़ रहे, फिर से लेबर चेंज करने की बात आई, तो या तो वही पुराने लेबर से तीसरे शिफ्ट में काम करा लो या तो नए लेबर ले आओ। सर बट अब ऐसी बात है, अब नए लेबर लेके भी आओगे या पुराने लेबर से काम भी करवाओगे तो इफिशियंसी की तो बात रही ही नहीं सर। दूसरा सर, क्या अब मशीन एकदम पुरानी हो चुकी है? यस सर, आप मशीन की डबल शिफ्ट में काम, सर मशीन भी तो एक चीज है ना सर, अगर आप उस मशीन को 24 घंटे चलाओगे तो आप खुद समझो ना सर, वेयर एंड टियर कितने आएंगे। तो इस बार क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन गिरने लग गया। इस बार मेरा प्रोडक्शन गिरने लग गया। गिरना मतलब सर, पहले अगर आप 10,000 यूनिट बनाते थे तो अब आपकी मशीन सिर्फ 8,000 यूनिट बनाएगी। क्यों सर? थर्ड शिफ्ट में काम करा रहे हो, अब तो लेबर भी अच्छी नहीं है और मशीन भी अच्छी नहीं रही, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया? गिरने लग गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव रिटर्न। समझ आया? तो कोई भी प्रोडक्ट 3 स्टेजेस से क्रॉस करता है सर, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। तो स्टार्टिंग में सर इंक्रीजिंग स्टेज इसलिए होता है सर, हमारी मशीन नहीं है, लेबर अच्छे से काम कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग स्टेज है सर, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ठीक, फिर क्या होता है सर, जैसे ही हमारा सर फर्स्ट स्टेज जहां खत्म होता है उसको बोला जाता है सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर जितनी कैपेसिटी थी मशीन की उतना बना लिए, अब आप उससे ज्यादा की कोशिश करोगे तो डबल शिफ्ट में काम करोगे। डबल शिफ्ट में क्या होगा सर? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही, बट किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, बट डिमिनिशिंग रेट से। बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने के कारण यहां पर क्या होगा सर, लेबर भी उतने अच्छे नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, और मशीन भी सर अब थोड़ा बहुत वेयर एंड टियर आने लग गए। अब इसके बाद भी सर, सेकेंड स्टेज खत्म होने के बाद भी आप ट्रिपल शिफ्ट में काम कराने की कोशिश कर रहे हो या मशीन की डबल शिफ्ट में काम कराने के बाद काम कराने की कोशिश कर रहे हो,
तो इसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेज हमारा क्या होता है सर, नेगेटिव रिटर्न। समझ आया? तो ये है सर हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पर जब हम ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाते हैं तो हम कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। आप बोले सर टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनना सर। मान लो आपने मशीन चेंज कर दी, भाई अगर आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी तो मशीन चेंज कर दी। अगर आप मशीन चेंज कर दिए तो सिंपल, ध्यान से सुनना, पहले मेरी मशीन की कैपेसिटी कितनी थी, 40,000। अब मान लो अगर मेरी मशीन की कैपेसिटी है 60,000 यूनिट की, तो आपको नहीं लगता मेरा पहला स्टेज जो 40,000 में खत्म हो जाता था, अब वो मेरा पहला स्टेज कितने में खत्म होगा, 60,000 यूनिट में? तो क्या दिक्कत है? यस सर। इसीलिए पहला एजम्पशन, आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करोगे। दूसरा एजम्पशन कि सर आप जितना चाहे लेबर चेंज कर सकते हो, कैपिटल चेंज नहीं करोगे। आप लेबर जितने चाहो मिक्स कर लो, कैपिटल चेंज नहीं करोगे। ये चीज का ध्यान रखना, जितना चाहे लेबर ला सकते हो सर। तीसरा एजम्पशन, सर जो आप लेबर लेके आ रहे हो ना सर, वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब सर अगर आपने फर्स्ट स्टेज में काम करने के लिए अनपढ़ लेबर लेके आए थे, तो सेकंड स्टेज में काम करने के लिए भी अनपढ़ लेबर लेके आओगे। आप समझो सर, पहले स्टेज में अगर आपने इंजीनियर लेबर लेके आ गया तो सर वो काम बहुत एफिशिएंटली कर लेंगे, क्योंकि उन्हें मशीन चलाना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप सेकंड स्टेज में अनपढ़ लेबर लेके आ गए तो सर बटो वैसी बात है, प्रोडक्शन तो आपका गिरना ही है। तो सर आप तीनों स्टेजेस में जो लेबर लेके आओगे वो होमोजीनियस होना चाहिए, एक समान, लेबर चेंज नहीं करोगे। समझ आया? ये 3 रीजन है जिसके कारण हम ये मान के चलते लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा अगर ये तीनों एजम्पशन चलते। तो एजम्पशन वर्ड का मतलब मान के चलना। हम तीनों बातें मान के चलते। टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करोगे, जितना चाहे लेबर चेंज कर सकते हो, और सर लेबर जो लेके आओगे वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस, एक समान होना चाहिए। आया समझ? वेरी सिंपल। तो सर लॉ ऑफ वेरिएबल ये प्रोपोर्शन ये बोलता है, ध्यान से सुनना, ध्यान देना सर, अभी खत्म नहीं हुआ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है सर कि स्टार्टिंग में जब हमारा इंक्रीजिंग स्टेट होता है, सर ये वाला पोर्शन, जब हमारा इंक्रीजिंग स्टेट होता है तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है सर। तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ना, वो भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। सर क्यों? क्योंकि जिस रेट से टोटल प्रोडक्ट चेंज होगा वैसे ही हमारा क्या होगा, मार्जिनल भी चेंज होगा। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म होता है ना सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है सर, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। अब उसके बाद सर क्या होता है, जैसे ही हमारा सेकेंड स्टेज आता है सर, डिमिनिशिंग स्टेज, यहां पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता तो है बट पहले वाले रेट से नहीं बढ़ता है। तो सर यहां पर हमारा क्या हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा सर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, सेकंड स्टेज खत्म होने पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। सर जैसे ही टोटल प्रोडक्ट गिरा, मार्जिनल नेगेटिव हो गया। वेरी सिंपल। अच्छा, अब बात ये आती है सर एवरेज के साथ क्या होगा। सर एवरेज प्रोडक्ट सिंपल है, ध्यान देना सर, एवरेज प्रोडक्ट भी स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग स्टेज में बढ़ता है सर, और इवन सर डिमिनिशिंग स्टेज में भी जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, ध्यान दो सर, इधर ध्यान देना, अभी ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगा सर। एवरेज प्रोडक्ट की लाइन ही चली गई, ये ध्यान दो सर, जो एवरेज प्रोडक्ट है हमारा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लो सर, एवरेज प्रोडक्ट जो हमारा है वो भी सर इंक्रीजिंग स्टेज में बढ़ता है। और क्या वो डिमिनिशिंग स्टेज में शुरू में बढ़ता है? यस सर, एवरेज प्रोडक्ट भी शुरू में डिमिनिशिंग स्टेज में बढ़ता है सर, बाद में वो गिरना चालू होता है और गिरते रहता है सर। क्या एवरेज 0 हो सकता है? नहीं सर, मैंने आपको पहले भी सिखाया सर, एवरेज कभी 0 नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव होगा सर। एवरेज प्रोडक्ट हमारा गिरना कब से स्टार्ट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, एवरेज प्रोडक्ट हमारा गिरना वहां पर चालू होगा जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को काटेगा। जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को काटेगा वहां पर हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और उसके बाद क्या होगा, हमारा एवरेज प्रोडक्ट गिरने लग जाएगा। समझ आया? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल सर, बहुत सिंपल है। आराम से ध्यान से 2 बार सुनना इस वीडियो को, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बैठ जाएगा, डायग्राम से तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा एवरेज गिरता है और गिरते ही जाता है। ठीक, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था सर एवरेज 0 क्यों नहीं होता? भाई कॉमन सेंस की बात है, एक बात बताओ सर, एवरेज कैसे 0 होगा? अगर विराट कोहली ने पहले मैच में 100 रन बनाए, उसके बाद दूसरे मैच में 0 ही बनाया, तो भी उसका एवरेज कितना आ जाएगा सर? 50 आ जाएगा। कैसे सर? 100 डिवाइड बाई 2, 50। सर एवरेज कैसे 0 होगा? मान लो अगले 100 मैच तक भी उसने अगर 0 बनाया, तो सर उसका एवरेज कितना हो जाएगा सर? 100 डिवाइड बाय 100, 1 आ जाएगा। एवरेज कभी 0 नहीं होता सर, आप कभी भी डिवाइड करके देख लेना, 0.00 कुछ आ जाएगा बट 0 नहीं होता। आया समझ? इसलिए हमारा एवरेज प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा। ये पूरा मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाया सर, मैं अब आपको दिखा भी देता हूँ। देखो सर, मैंने जो आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझाया, ये दिया हुआ है,
जो मैंने आपको बोला सर हम 2 फैक्टर की बात करते हैं, ये देखो 2 फैक्टर दिया हुआ है, मैं आपको इसलिए ये सब चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, ये मैं आपको भी बताऊंगा सर। ठीक है, फिर हम ये पढ़ रहे थे सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोला जाता है सर। ये देखो पहले टोटल प्रोडक्ट समझाया है, ठीक है, फिर एवरेज प्रोडक्ट समझाया है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट समझाया है। अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पता है? एकदम सिंपल है, मैं बोल के बताता हूँ सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट वर्ड का मतलब बताना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। सर हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या था? हमारा वेरिएबल फैक्टर लेबर था। एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या था हमारा? कैपिटल। दोनों कंबाइन होते हैं। अवर मार्जिनल प्रोडक्ट, ध्यान दो सर ये क्या बोल रहा है, अवर मार्जिनल प्रोडक्ट में इनिशियली राइज, क्या शुरू में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है? यस सर, बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम, बट एक ऐसा टाइम आएगा, इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम, our marginal product will start declining then become zero and then negative। यही डेफिनेशन है सर, डायग्राम से ही डेफिनेशन बनी है। अब दिक्कत क्या है, स्टूडेंट ये सोचता है कि डेफिनेशन अलग से रटना पड़ेगा। नहीं सर, आप देखो ना डेफिनेशन तो डायग्राम से ही है, बहुत सिंपल है, बट स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सर मैंने आपको ये देखा, ये बताया, ये देखो रिलेशन भी समझाया सर। स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट, देखो सर तीनों को ध्यान रखना हो तो ध्यान से सुनना, तीनों एक साथ हो जाएंगे। स्टार्टिंग में हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट में, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। सर जहां पर, ये देखो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं और अच्छी रिमेम्बरेंस रहेगी। देखो डायग्राम से, ये देखो आप डायग्राम देखते रहो, मैं बोलते जा रहा हूं, आप डायग्राम में फोकस करते रहो। स्टार्टिंग में सर इंक्रीजिंग स्टेज में टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट तीनों बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। जैसे ही फर्स्ट स्टेज खत्म होता है सर, हमारा फर्स्ट स्टेज जैसे ही टोटल प्रोडक्ट का खत्म होता है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है सर। अब वहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है और एवरेज अभी भी बढ़ता है सर। फिर जैसे ही डिमिनिशिंग स्टेज आता है सर टोटल प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, मार्जिनल गिरना स्टार्ट हो जाता है और सर मार्जिनल जहां पर एवरेज को जाके काटता है वहां पर एवरेज क्या हो जाता है? मैक्सिमम, और उसके बाद एवरेज भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर दोनों गिरते हैं। फिर जैसे ही सेकंड स्टेज खत्म होता है सर, हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, मार्जिनल जीरो हो जाता है और एवरेज अभी भी गिर रहा है। उसके बाद जैसे ही थर्ड स्टेज आता है सर, टोटल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो गया, मार्जिनल तो नेगेटिव चले गया और एवरेज क्या हो रहा है सर? गिरते ही जा रहा है। यही तो मैंने आपको बोला सर, यही तो रिलेशन है, डायग्राम से ही रिलेशन हो जाते हैं सर। इसलिए बता रहा हूँ ये टेक्निक बहुत काम आएगी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सर, बहुत इजी हो जाता है ना, पढ़ने का टेंशन, आप पढ़ के देख लेना सर, कुछ भी नया नहीं है, जितना मैंने बोला वही चीजें मिलेगी सर आपको। ठीक है, उसके बाद देखो सर एजम्पशंस, ये देखो मैंने बोला था सर टेक्नोलॉजी एज्यूम्ड है कि चेंज नहीं होगी, देखो सर इज गिवन एन अनचेंज, वही तो बात दी हुई है सर। आप सब इनपुट विच क्वांटिटीज केप्ट फिक्स, मैंने आपको बोला था सर जितना चाहे लेबर चेंज कर लो कैपिटल फिक्स रहेगा सर। उसके बाद मैंने आपको अगला ये भी बोला था सर, द लॉ डज नॉट अप्लाई टू दोज केसेस वेयर फैक्टर मस्ट बी केप्ट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन टू यील्ड आउटपुट। मतलब आप चाहो तो सर वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकते, वही चीजें बोल रहे हैं सर। उसके बाद देखो सर, वी कंसीडर ओनली फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट नॉट इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबिलिटी। सर ये फिजिकल इनपुट और आउटपुट को काम कर रहे हैं, मतलब लेबर और कैपिटल की बातें कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट वाली बातें नहीं कर रहे, इम्प्लिसिट वाली बातें नहीं कर रहे। ठीक है, अकाउंटिंग वाली बातें कर रहे हैं, सिंपल। उसके बाद देखो सर डायग्राम भी वही दिया हुआ है, ये सर दोनों डायग्राम मिला के मैंने दोनों डायग्राम अलग अलग बना दिए थे सर, उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ये देखो सर ये तीनों स्टेजेस को समझाया है सर, ये मैंने आपको तीनों स्टेजेस समझाए भी है सर। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप बहुत ध्यान से सुनना, याद रखना। रीजन ये, जब मैं आपको कॉस्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना सर, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा। फिर उस टाइम क्या होगा, अगर आप अभी सुने हुए नहीं रहोगे ना तो आपको उस टाइम दिक्कत आएगी, अरे यार सर कैसे हुआ था, समझ नहीं आया, याद नहीं आया। तो इसीलिए इस वीडियो का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो सर ये आपको तीनों स्टेजेस समझाया जो मैंने आपको बताया। अच्छा, स्टेज ऑफ ऑपरेशन, ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर। कोई भी इंसान कौन से स्टेज में काम करना चाहेगा, फर्स्ट, सेकेंड की थर्ड? सर हमेशा याद रखना, कोई भी पर्सन सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा। आप बोलोगे सर सेकेंड क्यों, फर्स्ट में क्यों नहीं? भाई फर्स्ट में तो मैं कितना यूनिट बना रहा था, 40,000। सेकेंड में मैं कितना बना सकता हूँ, 80,000। तो आप बोलोगे सर थर्ड बना लो। नहीं भाई, थर्ड में तो मेरा प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो जाएगा ना। मैं कभी भी, कोई भी पर्सन सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा। आप बोलोगे सर क्यों, सेकेंड स्टेज में तो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। अरे भाई बढ़ता तो है, भले ही डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, बट बढ़ तो रहा है ना, तो ज्यादा बेटर है हम सेकेंड स्टेज में काम करना चाहेंगे। आया समझ? वेरी सिंपल, कोई भी पर्सन सेकेंड स्टेज प्रेफर करेगा, ध्यान रखना। अगला दिया हुआ है सर रिटर्न टू स्केल, ये बहुत सिंपल है सर, कई लोग इस पे भी कंफ्यूज है। रिटर्न टू स्केल सर ये लॉन्ग रन का,
और मैंने आपको पहले सिखाया लॉन्ग रन में क्या होता है, लेबर और लेबर और कैपिटल दोनों क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। सर क्या इसमें भी कोई भी प्रोडक्ट 3 स्टेजेस से क्रॉस करता है? यस सर। ये देखो सर, इसका डायग्राम भी बता के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखो, सबसे पहला होता है इंक्रीजिंग, दूसरा होता है कांस्टेंट, तीसरा होता है सर डिक्रीजिंग। सर कैसे? मान लो इंक्रीजिंग स्टेज में मैंने 10% इनपुट डाला तो सर इसका आउटपुट 20%। सर कांस्टेंट में 10% अगर इनपुट डाला तो 10% आउटपुट, डिक्रीजिंग में 10% इनपुट डाला तो 8% आउटपुट। सिंपल है सर, सिंपल। रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन है, एकदम सिंपल है। लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल है, जीन्स का बिजनेस है सर। ये देखो, ये दिया हुआ है सर आपको, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग। आप पढ़ के देख लेना सर, कुछ भी नया नहीं है। जितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ये उतना ही सिंपल तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगला दिया हुआ है सर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। अरे ये तो और सिंपल है, पता नहीं स्टूडेंट इसको नया टॉपिक मान लेते। अरे भाई कोई टॉपिक नहीं है। याद है अपन इंडिफरेंस कर्व पढ़ते थे? देखो सर, क्या हमारा इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था? यस सर। क्या लेफ्ट टू राइट होता था? यस सर। क्या कॉन्वेक्स होता था? यस सर। पर वहां पर ना सर 2 गुड्स की बात होती थी, यहां पर 2 फैक्टर की बात है, एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर। आप एक जगह लेबर ले लो, एक जगह कैपिटल ले लो। सर क्या बाकी सब चीजें सेम है? यस सर। क्या याद है अपन इंडिफरेंस कर्व में बोलते थे इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स? सर आइसोकॉन में क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस आइसोकॉन कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर। इंडिफरेंस कर्व में अपन क्या बोलते थे? इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स गिविंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहां पर आइसोकॉन में क्या बोलते हैं? आइसोकॉन कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर, ठीक है, प्रोवाइडिंग इक्वल कॉस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ आइसोकॉन। आइसोकॉन के हर एक पॉइंट पे इक्वल कॉस्ट होती है सर। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट पे कॉस्ट चेंज हो जाएगी, हर एक पॉइंट पे इक्वल कॉस्ट, यही तो बोलेगा सर। और क्या है आइसोकॉन? कुछ नहीं है सर, सेम है, सेम। प्लीज अलग से इसमें कंफ्यूज मत होना, पता नहीं स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज रहते। अच्छा, क्या हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता था? यस सर। कॉन्वेक्स होने का रीजन क्या था? सर हमारा एमआरएस गिरता था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर यहां पर क्या होगा? यहां एमआरएस तो नहीं होगा सर। क्यों सर? क्योंकि वहां पर गुड्स की बात थी। तो यहां पर क्या होगा सर? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। टेक्निकल क्यों बोला सर? क्योंकि ये फैक्टर से रिलेटेड है, फैक्टर से रिलेटेड है तो इसलिए टेक्निकल बोला। वहां पर टेक्निकल इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि वहां गुड्स से रिलेटेड था। इतना ही सिंपल है सर, वही चीज है। अच्छा, याद है बजट लाइन? बजट लाइन इज एन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। स्ट्रेट लाइन होती थी, देखो सर उसी को आइसो कॉस्ट और इक्वल कॉस्ट लाइन बोला जाता है। बस ये फर्क है, यहां पर फैक्टर को लेके है, वहां पर गुड्स को लेके था। सिंपल है सर। क्या बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है? सर क्या हमने ये भी सीखा था कि ये सर बजट लाइन औकात की लाइन, इससे ऊपर नहीं जा सकते? सर क्या ये वही सब चीजें? यस सर, सेम है, 2 फैक्टर को लेके। सर क्या हम यहां पर कोई गुड्स बना सकते हैं? नहीं सर, इतना तो आपके पास फैक्टर ही नहीं है, आप वहां पर गुड्स कैसे बनाओगे? सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल। अच्छा, याद है अपन ये भी पढ़े थे सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये वही चीज है, ये वही चीज है सर। कौन सा पॉइंट? यहां पर हम पढ़ते थे कि सर आइसोकॉन्ट, देखो सर ये हमारा आइसोकॉन्ट होता है, आइसोकॉस्ट कर्व, आइसोकॉन्ट कर्व, ये 2 चीजें हमारे पास। सर सिंपल है, हमने क्या पढ़ा था? जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करे वहां पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। यहां पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगा सर। यहां पर जिस पॉइंट पे हमारी जो ये आइसो, ये देखो सर, ये जो हमारा आइसोकॉन्ट है, हम इसको क्या बोलेंगे सर? जिस पॉइंट पे, ध्यान देना सर, हम क्या बोलेंगे? जिस पॉइंट पे हमारा आइसोकॉन्ट, ये जो आइसोकॉन्ट है हमारा, ठीक है, आइसोकॉन्ट आइसोकॉस्ट लाइन को टच करेगा, वहां पर क्या होगा सर? हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। वहां पर हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम। इसको सिर्फ कॉस्ट के सेंस में याद रखना है, उसको इक्विलिब्रियम के सेंस में याद रखे थे, इसको हम कॉस्ट के सेंस में याद रखेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। आया समझ? वेरी सिंपल सर, ये इतना ही है और कुछ नहीं। पर जबरदस्ती इस पे सब कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, कुछ अलग टॉपिक है या कुछ नया है क्या? आया समझ? यहां पर हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम। वेरी सिंपल, ठीक। इसके बाद अगर कोई डाउट आए, कोई चीज नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो। बहुत सिंपल है सर, ये हमारा प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको कोई चीज नहीं समझ आया, कोई डाउट आए तो बिंदास पूछना। वेरी सिंपल। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
चलो अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उस पे क्या करेंगे सर, कॉस्ट करेंगे। प्लीज भूलना मत, कॉस्ट पढ़ने से पहले प्रोडक्शन की ये वीडियो 2 बार देख लेना, क्योंकि कॉस्ट में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, समझ अच्छे से आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, नहीं तो कोई भी वीडियो वगैरह अगर कुछ भी मिस हो गई तो आपका लॉस है। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।